तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 2 ये हमारा है। चैप्टर 1 चल रहा था, उसमें हमने बहुत डिटेल से पार्ट फर्स्ट में एक एक चीज़ों को समझा था। अब उसी के आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमने वहाँ पे ग्रहों के बारे में समझ लिया था और ग्रहों से संबंधित एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ था, इसके बारे में भी चीज़ें देख ली थी कि शुद्ध ग्रह और पट्टी किन किन के बीच पाए जाते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ हमने देख लिया था। एक चीज़ बताने को रह गई थी कि शुरू के जो 4 ग्रह हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं छोटे छोटे वाले, ठीक है, इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह, ठीक है। इसके बाद जो बाहर वाले ग्रह थे, ये देख सकते हैं आप, ये जो 3 ग्रह थे बाहर के बड़े वाले ग्रह, इनको जो है बाह्य ग्रह कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स दी हुई है, हालांकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, तो यहाँ से आप चाहे तो लूसेंट से इस चीज़ को कवर कराया गया, वहाँ से आप इस डेटा को देखिएगा, क्योंकि चंद्रमाओं की संख्या इत्यादि काफ़ी बदल गई हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं कराया। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है वो एक उपग्रह है, ठीक है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा हैं। अब चंद्रमा क्या है? एक तरह का उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। उपग्रह क्या होता है? जैसे हमने देखा था कि ग्रह होते हैं, यानी वो सेलेस्टियल बॉडीज थी, ठीक है, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना ऊष्मा नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे। तो ऐसे ही उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे थे, अब ये उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। जैसे आपने हमेशा ये सुना होगा, जैसे एक राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के बाद आपने उपराष्ट्रपति जरूर सुना होगा। तो ये उपवर्ड लग जाने से मतलब उसके जस्ट एक छोटे पद की बात करता है या सबऑर्डिनेट की बात करता है। तो ऐसे ग्रह के आगे अगर उपग्रह लगा हुआ है तो मतलब वो प्लेनेट से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट का, साइज का डिफरेंस तो होता ही है, बाकी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कौन किसका सर्किल कर रहा है, इससे डिसाइड होता है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे, इनको ग्रह कह दिया गया। अब ग्रह के ही चारों ओर जो चक्कर लगाने लग जाए उसको उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा हमारा एक तरह से क्या है? उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का, ठीक है। ऐसे अन्य ग्रह जो हैं, 7 ग्रह जो हैं, उनके भी अपने चंद्रमा हैं, ठीक है। अब सौर मंडल में जो सौर वर्ड आ रहा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ से शुरुआत हुई? तो आप रोमन सभ्यता की पौराणिक कहानियों में जाएंगे तो उनके यहाँ जो सूर्य देवता होते थे तो उनको सोल कहा जाता था, ठीक है। तो सोल शब्द से ही सौर बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सूर्य से संबंधित। इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी की तरह बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी शब्दों से बने हैं और दूसरी भाषाओं में प्रयोग होते हैं। इनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। अब इसका मतलब, ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। यह खुद 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक जी मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया मतलब होता है लिखना। इसके अलावा अन्य शब्द जो इससे बने हुए हैं, आप देखिए यहाँ पे एक जियो वर्ड है, ये रूट वर्ड कहते हैं इसको, ठीक है, मूल शब्द। इसमें अगर आपने लॉजी लगा दिया तो मतलब हो गया पृथ्वी का अध्ययन, और जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप शब्द बदलिए, अर्थ बदलता जाएगा। लॉजी लगा दिया तो अध्ययन हो गया, मेट्रिया लगा दिया तो जियोमेट्री, तो पृथ्वी का मापन। उसके बाद ऑयड लगा दिया तो पृथ्वी जैसे आकार वाला। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे सौर मंडल के बारे में देखने वाले हैं। सौर मंडल हमने देख लिया। सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह थे, उल्का पिंड है, इन सभी को मिला के सौर मंडल का निर्माण होता है। और इस सौर मंडल को हम सौर का परिवार कहते हैं, सूर्य का परिवार, जिसका मुखिया सूर्य होता है, ठीक है। अब सूर्य के बारे में क्या हम जानते हैं? सूर्य जो होता है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत बड़ा था, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है। इसके पास अपना एक खिंचाव बल होता है जो सभी को पकड़ के रखता है, ठीक है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा है उसको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि
पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर है, ठीक है, लगभग दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। अब कौन कौन से ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं, हमने देखा था। इनके याद करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक दी हुई है, चाहे तो इससे आप याद कर सकते हैं, जैसे माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो इससे आपको क्रम में सारे ग्रह याद हो जाएंगे। सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह हैं वो निश्चित पथ पे सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते जो होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार होते हैं, जिन्हें कक्षाएं कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दीर्घवृत्ताकार आकार का होता है, इन्हें कक्षा कहा जाता है। कौन सा ग्रह सबसे समीप है सूर्य के, तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे समीप है। वह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको, शुक्र ग्रह, ठीक है, जो दूसरे नंबर का ग्रह था शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह। आगे चलिए, अभी तक क्या था कि प्लूटो नाम का एक ग्रह होता था, लेकिन 2006 में निर्णय लिया गया कि प्लूटो एक ग्रह नहीं है बल्कि एक बौना ग्रह है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बौने ग्रह के रूप में प्लूटो की पहचान अब है। पृथ्वी की बात करते हैं आगे। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर का ग्रह है, और आकार की बात करें तो 5वें नंबर का ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है, इस कारण इसके आकार को भूआभ आकार कहा जाता है। भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार वाला, ठीक है। इसके बाद जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती केवल पृथ्वी पर ही पाई जा रही हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है, यहाँ पे पानी है, वायु है, इसके अलावा जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण से पृथ्वी जो है हमारे सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। रोचक तथ्य में आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 यानी 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, ठीक है। अब उसके बाद चंद्रमा के बारे में देखते हैं, चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है, जैसा हमने पहले देख लिया था इससे पहले, ठीक है। उपग्रह क्या होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर मतलब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए, ठीक है। अब चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, मतलब छोटा है हमारा चंद्रमा, 1/4 छोटा है पृथ्वी से। यह इतना बड़ा क्यों लगता है तब? ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है। पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर मात्र है, ठीक है। वहीं पे पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी थी? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उपग्रह क्या होता है। उपग्रह तो हमने देख लिया था कि एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से एक होता है मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? तो मानव ने अपने कुछ काम को करने के लिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों के लिए या फिर अपने कम्युनिकेशन के लिए, संचार माध्यम को चालू रखने के लिए पृथ्वी पे बहुत सारे सैटेलाइट भेजते हैं, उन्हें ही मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। सैटेलाइट को ही मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। यहाँ पे चित्र के माध्यम में बताया गया है कि इनको रॉकेट की सहायता से आसमान में भेजा जाता है और ये आसमान में चक्कर काटते रहते हैं और बहुत सारे कार्य को संपादित करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, कुछ विशेष बातें। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और इतने 27 दिनों में ही वो अपने अक्ष पर घूमता है, मतलब एक पूरा सर्किल अपने अक्ष पे कंप्लीट करने में 27 दिन लगा और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी उसको 27 दिन लगा। इसी कारण हमको हमेशा केवल एक ही भाग चांद का दिखता है, ठीक है। तो पृथ्वी से हमको चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। उसका कारण यही है कि जितने समय में वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने समय में ही वो अपने चारों ओर घूमता भी है। इस कारण हमेशा एक ही पक्ष हमको, एक ही हिस्सा पृथ्वी से चांद का दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर
पर्वत, मैदान, गड्ढे इत्यादि हैं जिनकी छाया हमको दिखाई पड़ती है पृथ्वी से। ठीक है, पूर्णिमा के दिन ये और भी साफ दिखाई पड़ती है। इसके बाद कुछ क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह हमने देखा था इससे पहले, ये हमारे पास जो इमेज थी इसमें हमने एक ट्रिक से बम से याद किया था कि इन दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ फिर से देख लीजिए, ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी हमने देखा था, बृहस्पति और मंगल के बीच ये पाए जा रहे थे। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, इनकी डिफिनीशन अगर आ जाए या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए तो आप कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे। देखिए, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों के ही भाग हैं जो बहुत वर्षों पहले विस्फोट के कारण टूट के अलग हो गए थे। ठीक है, इसी तरह एक टर्म है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। और ये उल्कापिंड कभी कभी पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ये पृथ्वी पे गिरने की इनकी प्रवृत्ति हो जाती है। अब गिरने के दौरान इनका वायु के साथ घर्षण होता है और गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें आग भी लग जाती है। आग लगने के बाद ये हमको चमकदार दिखाई पड़ते हैं और कभी कभी जो पूरी तरह से उल्कापिंड जल नहीं पाते वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं और पृथ्वी पर गिरने से एक गड्ढा जैसा बन जाता है जिसे हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड याद रखिएगा, क्रेटर शब्द होता है। अब एक टर्म और है यहाँ पे, आकाश गंगा यानी मिल्की वे। ये क्या होता है, आकाश गंगा जो होता है ये लाखों तारों का एक समूह होता है जो, ठीक है, लाखों तारों का एक समूह होता है। ये पट्टी जो होती है इसे आकाश गंगा ही कहते हैं। मतलब आकाश गंगा लाखों तारों का एक समूह है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। अगर प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती हुई एक नदी से किया गया था, इसलिए इसको आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना कर पाना संभव नहीं है, लेकिन हम सभी ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। इस चीज़ को आप समझने के लिए कैसे, आप इस फिगर को देख के बेटर समझ पाएंगे। जैसे एक इंसान अपने आप को सेंटर में रखे तो पृथ्वी का भाग है और पृथ्वी हमारा सौरमंडल का और हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का, और ऐसे ही असंख्य आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ऐसे आप इस क्रम को ध्यान रख सकते हैं, जिनका बढ़ता हुआ ऑर्डर या घटते हुए क्रम में अगर आपको कोई व्यवस्थित करने को कह दे तो आप कर पाएँ। ठीक है, आइए इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। प्रश्नों को देख लेते हैं, कौन कौन से अभ्यास प्रश्न इस चैप्टर में हैं। पहला है ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो हमने आपको बताया ही था, पहला तो अंतर होता है आकार का। ठीक है, दूसरा अंतर था जो मुख्य अंतर होता है, मुख्य अंतर यहाँ क्योंकि संक्षेप में बताना है तो मुख्य अंतर होता है जो प्रकाश और ऊष्मा का। ठीक है, जो तारे होते हैं तारों के पास अपना प्रकाश होता है, अपना ऊष्मा होता है, जबकि ग्रहों के पास ये नहीं होता है। फिर सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, तो सूर्य और सूर्य के अलावा अन्य 8 ग्रहों को मिला के पूरा जो मंडल बनता है उसे सौरमंडल कहा जाता है। उसके बाद सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम लिखना था। तो हमने देखा था कि मार्स, वीनस, अर्थ, ठीक है, सॉरी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इसकी ट्रिक वहाँ पे थी, उसे आप देख सकते हैं। पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों है, क्योंकि वो जीवन की सभी महत्वपूर्ण दशाएं उसके अंदर पाई जाती है, इसलिए उसको अद्भुत ग्रह भी माना जाता है, नीला ग्रह भी कहते हैं, ऐसा हमने देखा था। इसके बाद हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, इसको हमने डिटेल में देखा था, क्योंकि 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है और 27 दिन में ही अपने एक्सिस पे अपना चक्कर पूरा करता है, तो इसलिए हमेशा हमको एक ही पोजीशन में वो दिखता है। ठीक है, अब ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड क्या है इस चीज़ को आप समझने के लिए यहाँ से बेटर समझ सकते हैं इस फिगर को। ठीक है, ब्रह्मांड जो है सबसे बड़ी एंटिटी थी, मतलब हजारों लाखों की संख्या में, मतलब असंख्य आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद बहुविकल्पी है, सही उत्तर बताना था। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, तो हमने देखा था शुक्र ग्रह को कहते हैं।
सूर्य के नज़दीक तीसरा ग्रह कौन सा है? तो तीसरे नंबर पे पृथ्वी ही आती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पे चक्कर काटते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार। उसके बाद ध्रुव तारा किस दिशा की जानकारी देता है? तो उत्तर दिशा की। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन दो कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, आप यहाँ पे चैप्टर को रीड किए हैं, आपको टेलीग्राम पे इसका PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इस फिल इन द ब्लैंक को आप कर लीजिएगा वहाँ से, क्योंकि चैप्टर से आपको एक बार पढ़ेंगे तो आपको और बेटर रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट तरीके से इस चैप्टर को पूरा डिस्कस किया विथ डिटेल डिस्कशन। बाकी चैप्टर आपको जल्द ही मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।